गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। अभी सबसे पहले हम टॉपिक्स का जिक्र करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने मेहमानों की जानिब। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में करप्शन का मामला और नैब की कारकर्दगी पर मुसलसल बहस होती रहती है। सियासतदान नैब के खिलाफ शिकवा कुना रहते हैं। इस बार चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी जवाब शिकवा किया है और अपने इदारे पर होने वाली तनकीद का जवाब भी दिया। इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब में उन्होंने कहा है कि नैब के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना के फैलाव के अलावा हर इल्जाम नैब पर डाला जा चुका है। आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या चेयरमैन नैब का शिकवा दुरुस्त है। दूसरा ये कि मुल्क भर में और बिलखुसूस पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, जिसकी वजह से हुकूमत पर शदीद तनकीद हो रही है। ये शिकायत करने वालों में PTI के अपने अरकान असेंबली और इत्तेहादी भी शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा है कि पंजाब में कुछ ऐसी सूरत हाल 40 सालों में नहीं देखी। क्या हालात मुकम्मल तौर पर PTI के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? और आखिर में बात होगी JUIFA की, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस दायर किया है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब फॉरेन फंडिंग के तमाम जराए और उनकी रसीदें पेश कर सकेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करें। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तजियाकार हैं। गुड टू हैव यू इन द शो सर। नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आसमा वदूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। इसके अलावा रजा रूमी हमारे साथ मौजूद है शो में, खुशामदीद कहेंगे आपको भी। और मुजम्मिल सोहरवर्दी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात चेयरमैन नैब के शिकवे की। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बस अब तक ये नहीं कहा गया कि कोरोना भी नैब ने ही फैलाया है, बाकी तकरीबन हर इल्ज़ाम नैब पर लग चुका है। इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि नैब के खिलाफ वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं या रेफरेंसेस अदालतों में है। जो महसूस करे कि इसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो नैब के खिलाफ अदा जाए। तो सवाल हमारा ये होगा कि ये जो चेयरमैन नैब का बयान है कि कोरोना वायरस फैलाने के अलावा हर इल्जाम तकरीबन नैब पर लगाया जा चुका है, तो ये शिकवा क्या जायज है? NBC चेयरमैन नैब भी शिकवा कुना है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी शिकवा करते हैं, अवाम कंफ्यूज है, कौन सच्चा है? बड़ा रिक्कत आमिज़ बयान है चेयरमैन नैब का और मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। वाकई बड़ा लंबी फ़र्द जुर्म है उनको पर। ये पता नहीं कौन कौन आयद करता है, लेकिन मैं किसी को इतना अहमियत नहीं देता जितना मैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ही कहा था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब करती है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं जिन्होंने नैब को नाअहल और नालायक करार दिया। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं जिन्होंने नैब के बारे में कहा कि इनमें इस्तेदाद नहीं है, काबिलियत नहीं है तहकीक करने की, तफ्तीश करने की। ये सुप्रीम कोर्ट है जिसने और हाई कोर्ट जिसने कहा कि साहब 90 दिन का रिमांड इंतहाई नाजायज़ है, गलत बात है, बुरी बात है और क़वानीन की बेसिक रूह के ख़िलाफ़ है। तो जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं सिवाय वायरस के, वायरस का मुझे पता नहीं कि शायद हाथ तो किसी का इसके अंदर, वो अदालतों की तरफ से आए, अदालतों के रिमार्क्स में आए, अदालतों के फ़ैसलों में आए। साद रफ़ीक का फ़ैसला उठा के पढ़ लें आप, ज़मानत का, एक पूरी चार्जशीट है ये। और इस पर तो बहुत शर्मिंदा होना चाहिए था। उस पर ये खड़े होकर इतनी बड़ी तकरीर मुनासिब नहीं थी बिल्कुल चेयरमैन नैब की तरफ से। मेरा ख्याल ये है कि चेयरमैन नैब को अदालतों के फ़ैसले नहीं पहुँचाए जा रहे। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि अदालतें उनके बारे में क्या कहती हैं तो इसको खल्क़े खुदा गायबाना क्या पढ़ लें, फ़ैसले पढ़ लें, आवाम को छोड़ दें सियासतदानों को। वो तो बकबक करते रहते हैं, उनका काम ही ये है। अदालतों के और बड़ी अदालतों के फ़ैसले, रिमार्क्स और जो उनके वर्डिक्स हैं मुख्तलिफ़ ज़मानतों के केसों में, वो पढ़ लें। सही, यानी आपके ख्याल में ये शिकवा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है उनका? बिल्कुल गलत है। ठीक है जनरल साहब, आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आए उनका बयान सुन के आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, है तो बयान रोने धोने वाला ही, अब क्या करें। लेकिन बड़ा अफसोसनाक है कि हकायक से इतना ज्यादा मुंह फेरना और इतना दीदा दलेरी से इस किस्म का बयान देना, जबकि सारी दुनिया सब कुछ देख रही हो। NBC ने तो अदालतों का भी जिक्र किया, बिल्कुल बजा है।
लेकिन आप ये देखिए कि इतने अरसे में जब से ये तशरीफ लाए हैं, मेगा करप्शन केसेस रोज खुलते हैं, लेकिन एक का भी फैसला नहीं हो सकता। ना इनकी इंक्वायरियां ठीक हैं, ना इनके रेफरेंसेस दुरुस्त होते हैं, और ना इनकी प्रोसिक्यूशन ठीक होती है। प्रोसिक्यूशन भी कमजोर, ऐसे वकील जो जाके चुप हो जाते हैं वहां पे। और बहुत सारे बार केसेस के बारे में ये भी बात की जाती है कि उनकी डॉक्यूमेंट्स वहां से जा चुकी, चोरी हो चुकी। और अगर ये डॉक्यूमेंट चोरी हुई है तो क्या इनके अपने लोग उसमें मुलव्वस नहीं होंगे? मेरी तो हमेशा से मैं देख रहा हूं, मेरी गुजारिश यही रही है कि खुदारा इस महकमे के ऊपर भी एक बड़ी कॉम्पिटेंट किस्म की GIT बिठाएं। अंदर से कई जुर्म निकले, जराइम का एक बहुत बहुत बड़ा आपको नक्शा बरामद होगा अंदर से कि क्या हो। ये ऐसे नहीं है कि करप्शन लोगों ने की नहीं है, लेकिन करप्शन के ऊपर ये जो मौज मेला कर रहे हैं वो सामने लाने की जरूरत है। और उसके लिए हर केस जो है वो अपने तौर पे, जो जहां केस छूटा है, आदमी बरी हुआ है, उसी केस के सारे कागजात लेके दोबारा अगर आप उसके ऊपर एक GIT के तौर पे काम करके, तो इन्हीं में से आपको मिलेंगे लोग जिन्होंने मदद करके तो लोगों को छुड़वाया। तो ये एक ऐसा अलमिया है। और अब तो वो ब्रॉडशीट वाला किस्सा भी आ गया, उसमें भी नैब का रोल नजर आ रहा है सब जगह। ये अदारा दर हकीकत अंदर से बिल्कुल गड़सड़ चुका है। कई दफा आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, मुझे याद है कि जब ये पिछला केस जनरल ये हमारे जस्टिस खोसा सुन रहे थे, तो उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि नैब का बिल्कुल फातिहा पढ़ गई, ये खत्म हो चुकी है चीज। फिर पता नहीं हम इस लाश के साथ कब तक गुजारा करेंगे और चलाते रहेंगे। ये धेले का काम इन्होंने नहीं किया। गरीब गुरबा छोटे मोटे लोगों से पैसे उगलवा के, और वो भी बाज़-औक़ात आपने देखा अपनी बार्गेन होती है जिसमें कि थोड़े से पैसे दे के आदमी आपके सामने खड़ा हो जाता है कि जी अदा हो गए, बाकी वो पोस्टल चेक देता है जो कैश नहीं होते। तो ये सारा कुछ है। हमारे मेरा तो ऑप्शन ये है कि इनका शिकवा इंतहाई नाजायज और बहुत ही भोंडा है, होना नहीं चाहिए था ऐसा शिकवा, हमें होना चाहिए इनसे। ठीक है आसमा, जब दोनों तरफ से मजलूमियत की आवाजें उठें तो इंसाफ कौन करेगा? जी ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे यहाँ करप्शन तो होती है। करप्शन हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है, और ये जो हमारे प्रिविलेज तबका है इसका ये एक सेलिएंट एट्रीब्यूट है। मगर ये एक सैड बात है कि ये इंस्टीट्यूशंस और ये भी इन्हीं लोगों ने नरिश किए हैं, बनाए हैं, और इसमें इतने लूप्स, रिपल्स और हर्डल्स हैं कि आप इस अकाउंटेबिलिटी टू इट्स कोर अप्लाई ही नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक जैसे होता है ना, एज ऑफ मास कंजम्पशन में आप कुछ लग्जरीज इंजॉय कर सकते हैं। हमने अपनी उस लग्जरी को उठा के रखा हुआ है कि जब हम बहुत डेवलप हो जाएंगे उसके बाद हम इस पे फोकस करेंगे। लेकिन इस पे फोकस करना ज़रूरी है। इनका रोना अपनी जगह, लेकिन क्या हमारी नैब इतनी इक्विप्ड है कि वो इन मामलात को एड्रेस कर सके और इनको देख सके और इनको किसी एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंचा सके? अभी तक तो हमने ये नहीं देखा। एक हाइप एक चीज़ की बिल्ड होती है, वो बबल इस तरह से बस्ट होता है कि वो पूरी कौम एक मखमसे में रह जाती है कि ये क्या था। तो यहाँ पे आप अपने मसलों को हाईलाइट करें, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें। प्लेइंग इनोसेंट वोंट रिवॉर्ड यू एनीथिंग। यहाँ पे ये बात सच है कि जितना हमारी एक रिक्वायरमेंट है एक इम्पार्शल आई की ऑन एवरीथिंग, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरेबल फेल रहा है डिलीवर करने में, फेल रहा है एक टारगेट जो इतने अचीव करना है उसमें। तो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया पे नहीं है, लोगों पे नहीं है। आप और चीज़ों को उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। ये लग्जरी नहीं है, इसे लग्जरी की तरह मत ऑप्ट करें, ये बेसिक नेसेसिटी है। अकाउंटेबिलिटी, जब आपने डेमोक्रेसी से आपका लव है ना, वी आर इन लव विद डेमोक्रेसी, तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी नेसेसिटी होगी, और इस नेसेसिटी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, ये तमाम काम करने पड़ेंगे। ठीक है आसमा, आप ऑप्शन क्या लेंगी? मेरा ऑप्शन ये है कि आप
ब्लेम गेम नहीं थ्रो कर सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा और इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की शिकवा बिल्कुल जायज़ नहीं है आपके ख्याल में भी, ठीक है। सोहरावर्दी साहब, चेयरमैन नैब के बस में क्या इस वक्त यही था कि वो शिकवा कर देते, शिकायत कर देते, या इसके अलावा वो अमली तौर पर भी कुछ कर सकते थे अपनी सफाई के लिए? देखें, अभी यहाँ बहुत से कोर्ट डिसीजंस की बात की गई कि नैब के हवाले से स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उनमें कोई कंक्लूजन फैसला तो नैब के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस हैं। और देखने की बात यह है कि ये ऑब्जर्वेशंस बेल मैटर्स में हैं। जब मुल्ज़मान की बेल होने के लिए गए हैं तो उस वक़्त ये बेल मैटर्स में ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, क्योंकि केस बहुत इल्तवा का शिकार था और मुल्ज़म काफ़ी देर से अंदर था, तो बेल उसका राइट बन जाता है। अब देखने की बात यह है कि नैब के रेफरेंस अगर इल्तवा का शिकार हैं एहतसाब अदालतों के, तो उसका ज़िम्मेदार जस्टिस जावेद इकबाल है। इस मुल्क में एहतसाब अदालतें जो हैं वो जस्ट नैब ने बनानी है नहीं, वो तो हुकूमत ने बनानी थी, वो तो अदलिया के साथ मिलकर हुकूमत ने एहतसाब की अदालतें बनानी थी। और अगर इमरान खान साहब एहतसाब में संजीदा थे तो उन्हें इस मुल्क में जितनी एहतसाब अदालतों का एक जाल बिछाना चाहिए था। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और नैब भी कहती है कि एहतसाब अदालतों की तादाद मौजूदा केसेस की मुनासबत से बहुत कम है, इसलिए केसेस का कई साल फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि जजेस के पास बहुत ज़्यादा केस हैं और रेफरेंस इल्तवा का शिकार हैं। वो रेफरेंस जो इल्तवा का शिकार हैं उनकी जिम्मेदारी आपने जावेद इकबाल पर डाल देनी है। उनकी जिम्मेदारी हम नैब पे डाल देंगे कि अगर आज मुकदमात, उनका काम है रेफरेंस फाइल कर देना। उन्होंने एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी के तौर पे इस मुल्क में रेफरेंस फाइल किए कितने, उनमें से कितनों का फैसला हुआ, वो जिम्मेदारी हम जावेद इकबाल पर डाल देंगे कि आज रेफरेंसेस का अदालतों में फैसला नहीं हो रहा, लिहाजा जावेद इकबाल उसका जिम्मेदार है। नहीं, अगर वो रेफरेंसेस गलत थे तो अदालतों को मुल्ज़मान बरी करने चाहिए थे। कितनी बरियतें हुई हैं और कितनी सज़ाएं हुई हैं। एक राजा परवेज़ अशरफ और बाबर अवान के अलावा और नवाज शरीफ के मुकदमे के अलावा हमें किसी रेफरेंस का फैसला दूसरा नज़र नहीं आता है। और वो सारे रेफरेंस जो हैं वो उसी तरह अदालतों में कई साल से लटक रहे हैं, हालांकि नैब लॉ में लिखा हुआ है कि इनका प्रॉम्प्ट फैसला होगा। तो मैं समझता हूँ कि नैब ने जो एहतसाब अदालतों का इल्तवा का शिकार का जो गुस्सा और गम और जो गंद है वो अपने उनके ऊपर डल गया है और हम उस पर जावेद इकबाल को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं समझता हूँ जावेद इकबाल ने नैब को मुतहरक किया, उन्होंने नैब में बेतहाशा रेफरेंसेस फाइल किए। नैब को एक वाइब्रेंट, नहीं तो इससे पहले तो हम नैब को जानते भी नहीं थे। गलत बनाए या सही बनाए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। उनको गलत या सही करार देने का अख्तियार अदालत के पास है और अदालतों ने वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया है। इस मुल्क में इमरान खान जो हुकूमत एहतसाब के नाम पर आई, उसने एहतसाब अदालतें नहीं बनाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और हमने सारा कसूर नैब पर डाल दिया। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ उनका शिकवा बहुत जायज़ है, लेकिन शायद वो शिकवा इमरान खान से कर रहे थे और हम समझ रहे हैं वो अपोजिशन से कर रहे हैं। ठीक है, रज़ा, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है उन्होंने जो कहा ठीक कहा? देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने तो जाहिर बात है वो शिकवा शिकायत ही की है, क्योंकि इस कदर तनकीद हो रही है नैब के ऊपर, और ये तनकीद जो है सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं हो रही जो लोग नैब के केसेस में फंसे हुए हैं, बल्कि ये तनकीद जो है ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है पाकिस्तान में। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था पिछले साल, और उसमें 2 मेंबर बेंच ने उन्होंने बड़ी सख्त उसमें बातें लिखी थी। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि नैब नाकारा इंस्टीट्यूशन है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये वन साइडेड है और ये विच हंट का शुबा देता है। इसी तरह जो साबिक चीफ जस्टिस थे खोसा साहब, उन्होंने भी नैब के बारे में बहुत ही जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और आप मीडिया में भी देख लीजिए, वो लोग जो आज़ाद राय भी रखते हैं, जो लिखते हैं या डिफरेंट जगहों पर वो बात भी कर रहे हैं, तो उसमें नैब पर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है इस वक्त। और इसका बजाय इसके कि इसको वो शिकायत करें, उनको ये देखना चाहिए कि इदारे की साख जो है वो क्यों मुतासिर हो रही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी काफ़ी डायरेक्शंस दी हैं अपनी उस जजमेंट में, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और ये कि क्या वजह है कि चंद केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उनको पहिए लगते हैं और जो अक्सरियत है केसेस की उनके ऊपर कुछ होता ही नहीं। और जो नैब की कैपेसिटी के इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट को देखने, एग्जीक्यूटिव को देखने कि किस तरह से वो उनको वसाइल दें, एम्पावर करें। तो इस वक्त मसला ये है कि नैब अपनी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये भी एक इजाफा कर दूं कि ये जो एंटी करप्शन कमीशंस हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बने, ये दुनिया भर की कई ममालिक में
30-40 ममालिक में बने, अफ्रीका में बने। ये जो जहाँ पे ये कामयाब हुए हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ये 3 एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे ये बड़े इफेक्टिव हैं, वहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, इनको कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इन शॉर्ट आपके ख्याल में जावेद इकबाल का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उनका शिकवा जो है वो गलत है और नैब जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। बल्कि आप अगर नैब को खत्म भी कर देंगे तो यकीन जानिए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा करप्शन जो के खात्मे की जंग, क्योंकि जो असल महकमे हैं FBI और FIA और प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। आपको लगता है कि बाकी इदारे मौजूद है काम करने के लिए? अगर नैब नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा? सरवर्दी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो मैंने हाँ का ऑप्शन लिया, आपने क्रॉस लगाया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ उसको ठीक करते हैं। मैंने तो हाँ का ऑप्शन लिया। मैं कह रहा हूँ उनका जो शिकवा है वो बिल्कुल जायज़ है और वो बेकसूर है। ठीक है, आपने भी कहा कि उनका शिकवा जायज़ है। ठीक है, NBC आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं एक शेर है, मुझे याद आ गया कि हुजूम हश्र में खोलूंगा अदल का दफ्तर, अभी तो फैसले तहरीर कर रहा हूँ मैं। नैब की सूरत हाल ये है, पहले फैसला तहरीर करते हैं, फिर तफ्तीश करते हैं। अगर विच हंट की बात है तो मुजम्मिल को पता है कि मालम जब्बा किसके पास है, BRT किसके पास है, गंदम चीनी स्कैंडल किसके पास है, अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया? अगर नैब बिल्कुल सुथरी है, मासूम है, बेगुनाह है, तो ये हाँ नहीं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करे ना, जैसे नवाज शरीफ के लिए मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी पहिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे ना। नैब आगे जाए ना, मॉनिटरिंग जज नैब बात तो करे, नैब नोटिस तो ले, नैब को क्यों कह रहे हैं? नैब नोटिस तो ले यार, आप उसमें मॉनिटरिंग जज लगवाए ना। नैब हिले तो सही। ठीक है, अल्लाह जितना कोई काम करता है आप नोटिस ले लेते हो। NBC ठीक है, आपका कमेंट आ गया। हमारा सवाल ये था कि क्या जस्टिस रिटायर्ड इकबाल का शिकवा जायज है कि कोरोना के अलावा हर चीज का इल्जाम हम पे लगा दिया गया? 4 नोज और 1 येस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे PTI हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, जिस पर अब हुकूमती इत्तेहादियों ने भी अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। पंजाब असेंबली के इजलास में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने भी इस सूरत हाल पर तबसरा किया और ये कहा कि सूबे में ऐसी सूरत हाल 40 सालों में कभी नहीं देखी थी। PTI रहनुमा अहमद शाह खग्गा ने भी अमन अमान की सूरत हाल को बदतरीन करार दिया था। तो आज हमारा सवाल ये है कि 40 साल में पंजाब के इतने बुरे हालात की जो बात परवेज इलाही ने की है, क्या PTI हुकूमत को हम मुकम्मल तौर पर नाकाम समझें? जनरल साहब, अभी कल ही जिक्र कर रहे थे हम PTI के अपने अरकान की जानिब से जो कहा जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जाते हैं, वो कहते हैं हम खुश नहीं हैं। तो अब इत्तेहादियों ने भी आवाज़ बुलंद कर दी है, क्या ये भी सेनेट इलेक्शन से कबल कुछ चाहते हैं? ये बिल्कुल, ये हमारी सियासत का ये बड़ा ही एक अजीब सा रुख है कि हम चूंकि कन्फ्रंट नहीं करते इन लोगों को कि आपने कल क्या कहा था या 10 दिन पहले आपने क्या कहा और आज आप क्या कह रहे हैं। एक्चुअली बुज़दार की हुकूमत को इनकी बड़ी ज्यादा हमायत हासिल थी और ये अपने काम शाम उससे निकलवाते रहे और इसी वजह से ये सिलसिला चलता रहा और कभी इन्होंने कभी ऐसा कोई पहले इतराज नहीं उठाया। और अब जब कुछ उनके अपने भी लोग बागी होते नजर आ रहे हैं, कुछ इनको भी नजर आ रहा है कि यही वक्त है कुछ हम इनसे उगलवा लें, तो ये सेनेट के इलेक्शंस का मसला बिल्कुल सामने है। तो इन चीजों को रख के मेरा ख्याल है इनको हर तरफ से इस तरह के नोचने वाले लोग निकलेंगे और इनको तैयार रहना चाहिए। और हमारी सियासत है यही, ये कोई PTI का दुख नहीं है। बाकी भी पार्टियां जब होती हैं तो उनके साथ कोलिशन पार्टनर्स वगैरह इसी तरह करते हैं, तो ये बदकिस्मती है। लेकिन बहरहाल इनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना होगा, नहीं करेंगे तो ये मसला इनके लिए गले में लटका रहेगा। जनरल साहब, क्या ये PTI गवर्नमेंट की नाकामी है जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? देखिए, नाकामी उस लिहाज से तो है कि अगर परवेज इलाही के ही दौर से मुकाबला मवाजना किया जाए बुज़दार के दौर का, तो परवेज इलाही कंपैरेटिवली काफी इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर थे वहां पे। तो उस लिहाज से दो चीजें तो होंगी, लेकिन मैं इसको यूं देखता हूं कि ये कोई आज का मसला नहीं है। पिछले 2.5 साल में
हम लोग बुजदार के ऊपर तनकीद करते रहे उसकी बात कमजोरियों पे, जैसे अभी कचरे के मसले वहां पे निकले हैं जो एक्चुअली हुकूमत की नालायकी और नाकामी है। लेकिन ये हजरात पहले नहीं बोलते रहे, लेकिन आज चूंकि नजर आ रहा है कि ये वक्त है जबकि हम इनसे उगलवा सकते हैं कुछ ना कुछ, तो वो इसलिए बाहर निकले हैं। मेरा मतलब मैं इखलाकी एतबार से अगर देखूं तो वो मुझे मौका परस्ती नजर आती है, वरना तो कमजोरियां तो हैं। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आ गया। एनबीसी, क्या पंजाब में परफॉर्मेंस दिखाने का बस यही मतलब है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने पे फोकस किया जाए, या वहाँ के अवाम के और भी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए? अच्छा, जनूबी पंजाब पे भी फोकस नहीं कर रहे आप। वहाँ भी सूबा बनाने के लिए आपने कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं की है जो सॉलिड हो। बातें तो उसकी आपने क्या एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया, एडिशनल, हाँ बातें तो कर दे, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ यार, मैं भी करता हूँ, और पीपल्स पार्टी भी करती है, मनमून भी करती है, और पीटीआई भी करती है, करते आए हैं लोग। रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, फ्रेमवर्क बन चुका है, अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर। और ना अभी ये तय हुआ है कि उसका कैपिटल कौन सा होगा, भावलपुर होगा, मुल्तान होगा। दूसरी बात ये कि 2.5 साल की कारकर्दगी ऐसी नहीं है जिसे आप कामयाब कहें। 2.5 साल में जो कुछ हुआ है वो डी-जनरेशन हुआ है। हम ज़वाल पस्ती की तरफ गए। हम कीमतें हों, इखलाक़ी इक़दार ले लें आप, वो हों या अदालती कार्रवाई हो या मुकदमात हो या तफ्तीश हो या आवाम को पहुँचने वाली सहूलतें हों, महंगाई हो, महंगाई में कमी हो, अफरात ज़र हो, बेरोज़गारी हो, मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। तो परवेज़ इलाही ने लोहा गर्म देखा है और अपने मुतालबात के लिए तो परवेज़ इलाही ने लोहा गर्म देखा है, और ये देखकर कि वक्त करीब आ रहा है सौदेबाजी का, सेनेट की सीट लेनी है, कुछ और लेना है, और कुछ एक वज़ीर और चाहिए उनको अपना, तो उसके लिए उन्होंने फिर दोबारा काम किया। भरी असम्बली में अपनी ही पार्टी के जो वज़ीर दाखिला थे, जो पीटीआई में की हुकूमत में काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने खरी सुनाई है कल। बहुत बुरा भला का है, आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा तो 40 साल में नहीं हुआ। और वाकई लाहौर में अमन अमन ख़राब हुआ है। शहबाज शरीफ का तो मुकाबला वाकई को अपना कर सके। परवेज़ इलाही के दौर में जो लाहौर था वो आज लाहौर नहीं है। लाहौर गंदा हो गया है, लाहौर में क्राइम बढ़ गए हैं, स्ट्रीट क्राइम कराची से वहाँ चले गए, कराची का कचरा वहाँ चला गया है, वो है। और फिर देखें इत्तेहादी और भी हैं जो आंखें दिखा रहे हैं। MQM कराची में पीटीआई के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा कर रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। GDA का नुमाइंदा अरबाब गुलाम रहीम उमरकोट से हार गया और बहुत बुरी तरह हारा। ये नहीं आपकी बात को लुबाब हम ये समझें कि पीटीआई गवर्नमेंट इज फेल्ड इन पंजाब। यस, ठीक है। रज़ा चौधरी, परवेज़ इलाही की जानिब से ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में? जी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इशारा दे रहे हैं, ये मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब में एक बहुत अहम कोलिशन पार्टनर है पीटीआई की, और सेंटर में भी, और जाहिर बात है कि उनका एक रोल है ये दोनों हुकूमतें चलाने में और इनको मुस्तहकम रखने में। तो ये खैर बयान ये जो है तो ये सियासी बयान, क्योंकि कोई पंजाब में पहले कौन से कोई बहुत ज़्यादा हालात इतने अच्छे थे अमन अमान के, हमेशा ऐसे ही होता है। लेकिन ये एक सिग्नलिंग भी होती है, चूँकि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। पहले आपने देखा कि इनके खिलाफ मुकदमात जो थे चौधरीज़ के, उनका भी कुछ इंतज़ाम और बंदोबस्त कर लिया गया, और फिर उसके बाद अब ये चूँकि इस वक्त ये बारगेनिंग पोजीशन में है, इसलिए इस तरह के बयानात देखकर वो थोड़ा सा अपना प्रेशर भी डाल रहे हैं कि मज़ीद जो उनके मुतालिबात हैं दरीना वो भी पूरे हों। और दूसरी बात है कि उनको अपोजिशन की तरफ से भी राब्ते किए जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि आपने देखा कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने जो है तहरीक अदम एतमाद की बात की थी, और ज़ाहिरी बात है कोई भी तहरीक अदम एतमाद चाहे वो पंजाब में हो या सेंटर में हो, वो PML काफ के जो है सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए आजकल उनकी चौधरी साहब की पोजीशन ज़रा अच्छी हुई है, और वो खैर वो जानते भी हैं, जैसे अभी कह रहे थे NBC भी कह रहे थे, जनरल साहब भी कह रहे थे, वो अच्छे वज़ीर आला के तौर पर उनको याद करते हैं लोग, तो वो मतलब उनको पता भी है गवर्नेंस का। लेकिन ये तो टोटल सियासी एक चक्कर है, उससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। यानी इसका गवर्नमेंट फेलियर से कोई ताल्लुक नहीं है?
मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि फिर वो क्यों बैठे हैं गवर्नमेंट में? अगर गवर्नमेंट फेलियर हो रही तो वो छोड़ दे कोalition और ऑपोजिशन में चले जाएं। सही। सोहरावर्दी साहब, अहमद शाह खग्गा जो खुद पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी ये एतराफ़ कर लिया है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बदतरीन है इस वक्त। ये अपने आप में पीटीआई के लिए कितनी चैलेंजिंग स्टेटमेंट है? तो आप भी आधी खबर सुना रही हैं ना, पूरी खबर नहीं सुना रही। पूरी खबर तो ये है कि अहमद शाह खग्गा की फैमिली के साथ एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, की वारदात हुई है। हाँ, डकैती की वारदात हो गई है और उस पर वो बहुत प्रिटर्ब थे और उन्होंने असेंबली में शोर मचाया। जब उन्होंने असेंबली में आकर सोहरावर्दी साहब, जब दूसरों के साथ डकैतियां होती थी तो तब भी तो ये बोलते हैं अगर इतने खराब हालात होते पहले। हाँ, नहीं फिर ना बोलते ना। अहमद शाह खग्गा साहब का बड़ा पर्सनल सा मामला, एक डकैती हुई है और अब वो डकैती मानने की अभी तक ट्रेस नहीं हुई। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये उस वक्त जो पंजाब असम्बली में एक माहौल बना लिया खग्गा साहब ने, क्योंकि वो खुद हुकूमती रुकन थे, उनके साथ पीपल पार्टी के और नून लीग के लोग साथ खड़े हो गए और सईद अख्तर नवानी साहब भी साथ खड़े हो गए और इस तरह जो है वो एक माहौल बना लिया जिसको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ठंडा करने के लिए रिमार्क्स दे दिए ताकि असम्बली में कोई ज़्यादा माहौल ख़राब ना हो। एक तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ास सिचुएशन में की गई बात है और मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार के दरमियान कोई ऐसे फासले मौजूद हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को बात करने के लिए पंजाब असम्बली का फोरम इस्तेमाल करना पड़े। दूसरी बात यह है कि ये भी दुरुस्त है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है एज़ कम्पेयर टू कराची या एज़ कम्पेयर टू कोयटा या एज़ कम्पेयर टू पेशावर। निस्बतन पंजाब का अमन अमान जो है वो बाकी 3 सूबों की निस्बत हमेशा ही बेहतर रहा है और इस वक्त भी बेहतर है। अगर किसी एक MPA के साथ कोई वारदात हो गई है, कुछ हो गया, तो उसको बेंचमार्क बना के पूरे सूबे के अमन अमान को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और पूरे सूबे के अमन अमान और क्राइम रेट पर उसका सिर्फ एक वाक़े की हद तक ये बयानात हैं कि अहमद शाह खग्गा साहब के साथ एक वाक़या हुआ है, उन्होंने असेंबली में शोर मचाया, अपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही ने मामला ठंडा करने के लिए उस वक्त बात की ताकि अरकान की दिलजोई हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ चार्जशीट है या कोई इत्तेहादियों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उनको सेनेट की सीट मिल गई है, एक सीट उनको एडजस्टमेंट में मिल गई है, वो बहुत खुश हैं आजकल PTI से। आपने नो का ऑप्शन लिया। आसमा, आपको क्या लगता है? देखिए जी, एक तो बात यह है कि जो आपकी परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है ना, वो आप मोम का कान समझ लें, आप जिस तरफ चाहे उसको मरोड़ दें। जो लोग ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, वो बहुत बेहतरीन उसके बारे में आर्ग्यूमेंट ला सकते हैं, और जो लोग ये करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है, स्टडी एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रही है, उसके बारे में भी उतने ही कन्विंसिंग आपके पास डाटा और आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो ये एक, इसको इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते, ये आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप उसे किस तरह से देखें। दूसरी बात यह है कि इस ऐसे टाइम पे जब सेनेट का इलेक्शन है तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन सोहरावर्दी साहब की बात भी सही है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के हवाले में इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप नहीं निकाल सकते, उससे हवाले से बात की गई है और उसके अगर देखा जाए तो उसके इम्पैक्ट इतने दूर शायद ना हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेनेट के पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और बात जो मैं बारहा कह चुकी हूँ, आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ ऑलमोस्ट लाइक 100 टाइम नाउ, जो हमें मौका मिल रहा है ना कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कामयाब हो गई या नहीं हो गई, इसमें सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का है। आप अपनी अचीवमेंट्स का ट्रम्पेट क्यों नहीं पीटते? आप उसको लोगों के सामने पोस्टर पे लगा के क्यों नहीं दिखाते? लोगों को कम्युनिकेट क्यों नहीं करते कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या गोल्डन स्टार्स हैं? इस चीज़ से वो कंसिडरेबली लैक करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं और ये इन द लॉन्ग रन उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन, आपकी मिनिस्ट्रीज़ के स्पोक्स पर्सन, वज़ीर आला के स्पोक्स पर्सन का ये है कि अपनी अचीवमेंट, अपनी अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने टेबल करें, उन्हें आसान लफ्ज़ों में समझाएं, याद करवा दें। आपके ख्याल में भी इसका गवर्नमेंट फेलियर से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बताया ना, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, हम जिस तरफ चाहे देख लें, लेकिन गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस लोगों को कम्युनिकेट करने में फेल हो रही है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और वही इस चीज़ मामले को एड्रेस कर सकती है। गवर्नमेंट कामयाब हुई या नहीं हुई, मुमकिन नाक है, किसी तरफ मोड़ दीजिए, लेकिन
आप लोगों को अजबर करवा दें कि आप लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और उसको उसी जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं उसी हिसाब से आवाम को बताना भी पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सवाल हमारा ये था कि 40 साल में पंजाब के इतने बुरे हालात नहीं देखे, ये कहा था परवेज इलाही ने। तो हमने ये पूछा कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? हमारे 2 तज्जियाकारों ने यस का ऑप्शन लिया, 3 ने नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की स्टे विद अस। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया है। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें हाफिज हुसैन अहमद के इंकशाफात का हवाला दिया गया है। याद रहे कि हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंड्स लेने का एतराफ़ किया था। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस दायर किया गया है, क्या मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये केस मुश्किलात पैदा कर सकता है? एनबीसी बड़ी देर की मेहरबान आते जी बिल्कुल मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि ख़बरें तो आती थी और ख़बरें लगाने वाले भी यही होते थे कि मौलाना इराक़ चले गए, मौलाना लीबिया चले गए, और मौलाना के साथ इनका पूरा ही दस्ता जाया करता था जो आज इनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो ये भी अगर हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी नवाज़ शरीफ से भी बात पर होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ फॉरेन फंडिंग केस का है, बिल्कुल प्रॉपर मेरे ख्याल है जगह है इलेक्शन कमीशन जहाँ पर ये केस फाइल हुआ है, और ये इस केस को आगे चलना चाहिए। इस केस में 7 या 8 साल नहीं लगने चाहिए जिस तरह के पीटीआई केस पे लगे हैं। पीटीआई का वकील आज फिर भाग गया समाज से, और पिजा अकबर साहब हमारे खड़े के खड़े रह गए। उनको फहरिस्त चाहिए थी पूरी डोनर्स की, तो वकील चला गया, उनका नहीं आया वकील, फिर समात मुलतवी हो गई। स्क्रूटनी कमेटी की ये समात JUIF पे मुलतवी नहीं होनी चाहिए। रोज़ समात करें, रोज़ बात करें, इलेक्शन कमीशन रोज़ और फैसला जल्दी करें। अगर फैसला नहीं करेंगे आप तो फिर हाँ सही किया, बहुत सही किया, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, अब केस दायर हुआ है, क्या पहले गवर्नमेंट को पता नहीं था पैसे कहां से आ रहे हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पहले भी इल्म था, लेकिन शायद उनकी तवज्जो इधर नहीं गई, क्योंकि ये काफी पहले से बातें चल रही थी कि इनके बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये बाहर से पैसे लेते हैं, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है कोई कैपिटलाइज नहीं किया, शायद उधर तवज्जो नहीं गई। लेकिन अब चूंकि ये तो खुला हो गया, उनके इनसाइडर्स जो है वो सामने आ गए। हाफिज हुसैन अहमद की स्टेटमेंट तो टेलीविजन पे मौजूद है, और उन्होंने वॉलंटियर भी किया है कि अगर हमें बुलाया गया तो हम बयान देंगे, बताएंगे। और एक आदमी जो कि पैसे लेने वालों में उस वक्त में जो गवाह थे उनमें से एक जिंदा है, एक मर चुका है, तो जो जिंदा है वो गवाही देने के लिए वो भी तैयार है। तो इन हालात में तो डेफिनेटली इनके लिए मुश्किलात होंगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये इनमें से अक्सर पार्टियां बाहर से पैसे लेते रही हैं इधर उधर, और मोहतात नहीं थी कि किसने दिए, क्या हुआ। और अब अगर कोई ना कोई निकल आए इस किस्म का किस्सा तो सारे मुश्किलात पैदा होगी। आपने ये इसका ऑप्शन लिया। सुरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मुश्किलात पैदा होंगी तो किस किस्म की होंगी, क्या होगा? मेरे ख्याल में जितनी भी मुश्किलात पैदा हों इस पर माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये इमरान खान साहब जो अब बाकी सारी जमातों को इसमें घसीट रहे हैं, वो एक NRO लेने की कोशिश है कि जब सब मर जाएंगे तो फिर मैं सबसे मिलकर एक माफ़ी का चक्कर चला लूँगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। JUIF जाए, नून जाए, पीपल पार्टी जाए, PTI जाए, फॉरेन फंडिंग को एग्जाम्पल बनाना चाहिए और इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स को पोल्यूट करने वाली बात है और इसको हमें दूसरे एजेंट्स की तरफ देने की बात है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हम चोर नहीं हैं, सब चोर हैं, तो अगर सब भी चोर हैं तो सब चोरों को सजा दे दें, लेकिन जो पहला चोर है उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। रज़ा रूमी, आपका एनालिसिस क्या है? रज़ा, आपको मैं सुन नहीं पा रही। आसमा, जल्दी से आप अपना कमेंट दीजिएगा। जी अब आ रही आवाज आपको? जी रज़ा फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों के जो मामलात हैं, उनके जो अखराजात हैं, जो उनकी फंडिंग है, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है
ये कोई इसको सियासी पार्टियां तो सियासत इनके ऊपर खेलती हैं, लेकिन अवाम जो है जो कि इन लोगों को मुंतखब करते हैं, इनसे उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, तो बिल्कुल इनकी शफाफियत को इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी इस तरह की फंड्स आए हैं, जहां से भी आए हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि जो पहले केस चल रहा है वो पीछे चला जाए, फजल रहमान का केस पहले हो। तमाम केसेस पर होना चाहिए और जल्दी फैसले होने चाहिए ताकि हमारा निजाम। मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आसमा क्विकली प्लीज। देखिए जी, बेसिकली ये बात तो बिल्कुल नहीं क्लियर है कि इस किस्म की कोई भी चीज़ हो उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी होनी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन बात ये भी एक हमारी, क्योंकि एक तकरीबन नई पार्टी है ना पीटीआई, तो वो अपने खाते किसी ना किसी तरह मेंटेन कर लिया करती है, लेकिन ये ट्रेडिशन बाकी पार्टियों में नहीं रही और बहुत मुश्किलात उनके लिए इस हवाले से बन सकती हैं। ये एक तरीके से इस चीज़ को हवा दे के उन्होंने अपने लिए एक पंडोरा बॉक्स खोल लिया है, लेकिन जब ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है तो फिर इसकी नीति सबका एहतसाब होना चाहिए। आपके ख्याल में भी ये बिल्कुल ठीक है और मुश्किलात भी इससे पैदा होंगी। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने येस का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही इस भी क्लोज करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।